あろうとも鬼にならない。そうか。術式展開。破壊殺羅針。鬼にならないなら殺す。 नमस्कार दर्शकों, आज का वीडियो एनीमे फिल्मों पर है जो हाल ही में पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुई है। एनीमे अब फिल्म की सबसे लोकप्रिय शैलियों में से एक है और हर साल दुनिया भर में कई नई एनीमे फिल्में रिलीज होती हैं। कोविड के समय से एनीमे भारत में बहुत लोकप्रिय हो गया है। ये है हमारे हिसाब से 10 एनीमे फिल्में हैं जो आपको देखनी चाहिए। नंबर 1, डेमन स्लेयर द मूवी, मुगेन ट्रेन। डेमन स्लेयर वास्तव में एक एक्शन से भरपूर उत्कृष्ट कृति है और इसने अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली एनीमे फिल्म के रूप में इतिहास रचा है। यूफोटेबल द्वारा निर्मित फिल्म एक मनोरम साउंड ट्रैक और प्रभावशाली सीजीआई के साथ अनुभव को उन्नत करते हुए कोयोहारू गोटोगे की स्रोत सामग्री के प्रति वफादार रही। फिल्म के आश्चर्यजनक एनिमेशन ने इसकी रोमांचक कहानी के साथ मिलकर व्यापक प्रशंसा प्राप्त की है और एनीमे सिनेमा के इतिहास में अपनी जगह पक्की कर ली है। यह डेमन स्लेयर फ्रेंचाइजी के रचनाकारों और प्रशंसकों दोनों के समर्पण का एक प्रमाण है। अगला नंबर 2, स्पाइरिटेड अवे। एक जापानी एनिमेटेड फिल्म जिसे एनीमे न देखने वाले लोगों ने भी देखा है। मियाजाकी की स्पिरिटेड अवे अच्छे कारणों से इनमें से हर एक सूची में जगह बनाती है। घिबली के आकर्षक, नवोन्मेषी और सुंदर हाथ से बनाए गए एनिमेशन का प्रतीक। यह काल्पनिक कहानी एक युवा लड़की की कहानी है जिसके माता-पिता अनजाने में आध्यात्मिक दुनिया के रास्ते में आने के बाद सुअर में बदल जाते हैं और अपने परिवार को मुक्त करने की उसकी खोज। नंबर 3, योर नेम। मकोतो शिंकाई द्वारा निर्देशित योर नेम एक मार्मिक रोमांटिक फिल्म है जिसमें सर्वश्रेष्ठ एनीमे जोड़ों में से एक ताकी और मित्सुहा ने अभिनय किया है। वे 2 हाई स्कूल के छात्र हैं जो बिल्कुल अलग जीवन जीते हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से शरीर बदलने के बाद उन्हें दूसरे के स्थान पर कदम रखना पड़ता है। योर नेम कहानी के अद्भुत मोड़ों से भरपूर है और यह एक चरित्र आधारित कहानी है जिसने दर्शकों और आलोचकों को प्रभावित किया है। गतिशील संवाद, आश्चर्यजनक दृश्य, एक सुंदर साउंड ट्रैक और एक महान निर्देशक के साथ योर नेम 2016 की गर्मियों के अंत में रिलीज होने के बाद तुरंत एक कल्ट क्लासिक एनीमे फिल्म बन गई। どこにいても必ず会いに行くって。あなたは誰？お前は नंबर 4, पोन्यो। पोनियो एक युवा लड़के और उसके सुनहरी मछली दोस्त के बारे में कहानी है। सभी घिबली फिल्में पारिवारिक हैं, लेकिन पोनियो विशेष रूप से बच्चों के लिए बनाई गई एक हृदयस्पर्शी कहानी है। इस प्रकार यह स्पिरिटेड अवे या हॉवेल्स मूविंग कैसल जैसी अन्य घिबली फिल्मों की तरह कई जटिल विषयों को कवर नहीं करता है। सभी बातों पर विचार करने पर पोन्यो एक क्लासिक फिल्म है जिसमें हर तत्व प्रोडक्शन स्टूडियो की पहचान का पर्याय है। मियाजाकी की क्लासिक कला शैली और मार्मिक आने वाली उम्र का स्वर यहां पूर्ण प्रदर्शन पर है। जब भी दर्शक पोनियो को दोबारा देखते हैं तो उनमें बच्चों जैसा आश्चर्य और विस्मय पैदा होता है। Doesn't look like it has any leaks. Now we have to fill the boiler. नंबर 5, ओनली येस्टरडे। स्टूडियो घिबली ने हमें प्रतिष्ठित एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित कुछ बेहतरीन घंटों का उपहार दिया है। ओनली येस्टरडे एक 27 वर्षीय महिला का अनुसरण करती है जो उस ग्रामीण इलाके की यात्रा पर जाती है जहां वह पली बढ़ी थी। वर्तमान और अतीत के बीच लयात्मक रूप से बहते हुए बचपन, किशोरावस्था, पहले प्यार और यौवन और स्कूल और बड़े सपनों की उसकी यादें। यह उस बच्चे के साथ फिर से जुड़ने की कहानी है जो आप थे, उस सबसे मार्मिक प्रश्न को पूछने के लिए कि अब आप खुद को कहां पाते हैं। Almost everything you see here is the work of a farmer. That's so. Sure, of course it is. नंबर 6, हाउल्स मूविंग कैसल। जापान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनीमे फिल्मों में से एक 2004 में रिलीज हुई थी।
यह डायना विने जोन्स द्वारा लिखित ब्रिटिश उपन्यास हॉवेल्स मूविंग कैसल पर आधारित है, जिसे स्टूडियो घिबली द्वारा एक एनीमे फिल्म में रूपांतरित किया गया है। हॉवेल्स मूविंग कैसल एक युवा महिला सोफी की कहानी है, जिसे एक चुड़ैल ने बूढ़ी औरत बनने का श्राप दिया था। अपने जीवन से भागकर उसे हॉवेल के जादुई गतिशील महल में शरण मिलती है। जैसे ही पृष्ठभूमि में युद्ध छिड़ता है, सोफी एक शक्तिशाली लेकिन भावनात्मक रूप से घायल जादूगर हॉवेल और अन्य जादुई प्राणियों के साथ बंधन बनाती है। साथ में वे अराजकता और परिवर्तनों के बीच प्यार और आत्मस्वीकृति पाते हुए अभिशाप को तोड़ने की यात्रा पर निकलते हैं। You can just call me Grandma Sophie. I'm your new cleaning lady. I just started. नंबर 7, द एंथम ऑफ द हार्ट। 2015 में द एंथम ऑफ द हार्ट का निर्माण A1 पिक्चर्स द्वारा किया गया था, जिसका संचालन प्रसिद्ध एनिमे श्रृंखला अनोहाना द फ्लावर वी सॉ दैट डे के पीछे उसी उल्लेखनीय टीम ने किया था। फिल्म का निर्देशन तात्सुयुकी नागाई ने किया है। इसे विभिन्न फिल्म समारोहों और उद्योग जगत में कई नामांकन और पुरस्कार भी मिले। चौंकाने वाले अतीत, माता पिता के तलाक का अनुभव के साथ जून नरूस नाम की एक युवा लड़की बोलने में कम लेकिन गाने में सक्षम हो जाती है। स्कूल उत्सव के लिए उसे अपनी कक्षा के प्रदर्शन के रूप में संगीत की नायिका के रूप में नामित किया गया है। नंबर 8, द बॉय एंड द हेरॉन। स्टूडियो घिबली से निर्देशक हयाओ मियाजाकी ने 10 वर्षों में पहली बार एक नई पूर्ण लंबाई वाली एनीमे फिल्म जारी की। इसी द बॉय एंड द हेरॉन कहा जाता है और यह जेंजबुरो योशिनो के उपन्यास हाउ डू यू लिव से प्रेरित है। यह शैली एक युवा लड़के की साहसिक कल्पना है। कहानी युद्धकालीन जापान में शुरू होती है। महितो नाम का एक युवा लड़का प्रशांत युद्ध के दौरान अपनी मां को आग में खो देता है। उसके पिता फिर उसकी मां की बहन नात्सुको से दोबारा शादी कर लेते हैं और महितो के साथ उसके परिवार के घर चले जाते हैं। एक अजीब बगुला जो इस एनीमे में एक प्रतीकात्मक उपस्थिति है, उस हवेली के मैदान में रहता है जहां महितो का नया परिवार रहता है। अपनी मां को खोने के दुख को मिटाने में असमर्थ महितो दूसरी दुनिया में जाकर अपनी मां की मृत्यु का सामना करने के साहसिक कार्य पर निकल पड़ता है। お待ちしておりましたぞ。नंबर 9, इन दिस कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इन दिस कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड 2016 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनीमे फिल्मों में से एक 2007-2009 के मंगा धारावाहिक पर आधारित है। एनीमे का एक और संस्करण 2019 में जारी किया गया था, जिसमें मूल संस्करण में 40 मिनट के नए दृश्य जोड़े गए थे, जिसका शीर्षक इन दिस कॉर्नर एंड अदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड था। जैसे ही वह शादी करती है और हिरोशिमा के पास एक छोटे शहर में चली जाती है, वह संघर्ष के विनाशकारी प्रभावों को देखती है, जिसकी परिणति परमाणु बम गिराए जाने की दुखद घटना में होती है। नंबर 10, ड्रैगन बॉलजी रिसरेक्शन F। ड्रैगन बॉलजी सबसे लोकप्रिय जापानी एनीमे में से एक है, जिसे लंबे समय से दुनिया भर में बच्चों और वयस्कों दोनों द्वारा पसंद किया गया है। ड्रैगन बॉलजी रिसरेक्शन F 2015 में रिलीज हुई ड्रैगन बॉल फिल्मों का टॉप रेटेड शीर्षक है। इसकी कहानी अकीरा तोरियामा द्वारा लिखी गई है और फ्रेजा के पुनरुत्थान से शुरू होती है। यह प्रतिष्ठित खलनायक फ्रेजा को वापस लाता है, जिसे ड्रैगन बॉल्स का उपयोग करके उसके वफादार अधीनस्थों द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है। पुनर्जीवित होकर फरीजा गोकू और अन्य सैयनों से बदला लेना चाहता है, जिन्होंने उसे अतीत में हराया था। इससे पृथ्वी पर एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है, जिससे गोकू, वेजिटा और उनके सहयोगियों को उनकी सीमा तक धकेल दिया जाता है, क्योंकि वे फ्रीजा के प्रतिशोधपूर्ण क्रोध को रोकने का प्रयास करते हैं। कमेंट्स सेक्शन में लिखे इस सूची में से आप पहले कितनी देख चुके हैं, या आप अगली बार कौन सी देखने की योजना बना रहे हैं।